नसीम तालिब ने इसका कुछ इस तरह से उल्लेख किया, आगे बने रहने और सर्वाइवल में अंतर है। पहले के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है, आपको बर्बाद होने से बचे रहना है हर कीमत पर। सर्वाइवल माइंडसेट को वास्तविक संसार में लागू करने के लिए 3 बातों की परख आवश्यक है। पहला, बड़े प्रतिफल चाहने से अधिक मैं आर्थिक रूप से अटूट होना चाहता हूँ, और अगर मैं अटूट हूँ मुझे लगता है कि मुझे बड़े प्रतिफल मिलेंगे, क्योंकि मैं अधिक समय तक टिका रहूंगा, जिससे कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखा सके। बुल मार्केट के दौरान कोई भी नकद धन रोक कर नहीं रखना चाहता, वो ऐसी संपत्ति अधिकृत करना चाहते हैं जिसका मूल्य बहुत ऊपर जाए। बुल मार्केट के दौरान नकद धन रोकने से आप रूढ़िवादी दिख सकते हैं या ऐसा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप तीव्रता से इस बात से अवगत हो जाते हैं कि अच्छा माल न लेकर आप इतना कुछ खो रहे हैं। कहिए कि नकद धन 1% की कमाई देता है और स्टॉक वार्षिक रूप से 10%। ये 9% का अंतर हर रोज आपको अंदर ही अंदर चुभता रहेगा। लेकिन अगर वही नकद धन आपको शेयर मार्केट के दौरान अपने स्टॉक बेचने से रोकता है, उस नकद धन पर आपने जो वास्तविक प्रतिफल पाया वो 1% प्रतिवर्ष नहीं है, यह उसका कई गुना हो सकता है, क्योंकि एक बार की अंधाधुंध गलत समय की स्टॉक बिक्री को रोकने से आपको आजीवन प्रतिफल में अधिक लाभ मिल सकता है, बजाय दर्जनों बड़े स्टॉक खरीदने के। कंपाउंडिंग बड़े प्रतिफल पर निर्भर नहीं करती, मात्र अच्छे प्रतिफल जो बहुत लंबे समय तक टिके रहें, विशेषतः अस्त व्यस्तता और तबाही के बीच हमेशा जीत जाएंगे। दूसरा, योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है कि तब के लिए योजना बनाई जाए जब बनाई गई योजना काम ना कर रही हो। वो क्या कहावत है, मेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और। आर्थिक और निवेश संबंधी नियोजन विकट होता है, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका वर्तमान आचरण रीजनेबल है या नहीं। लेकिन ऐसी कुछ ही योजनाएं होती हैं जो वास्तविक संसार में अपनी पहली मुठभेड़ के बाद टिक पाती हैं। अगर आप अगले 20 वर्षों के लिए अपनी आय, बचत दर और प्रतिफल की योजना बना रहे हैं, उन सभी बड़ी घटनाओं के बारे में सोचिए जो पिछले 20 वर्षों में हुई हैं, जिनका कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था। 11 सितंबर आवास में उछाल और गिरावट, जिसके कारण लगभग 10 मिलियन अमेरिकी नागरिकों ने अपने घर गंवा दिए। आर्थिक संकट, जिसमें लगभग 9 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई। रिकॉर्ड तोड़ देने वाली स्टॉक मार्केट की रैली और कोरोना वायरस, जिसने इस किताब के लिखे जाने के समय पूरी दुनिया को हिला कर रखा। कोई भी योजना तभी सफल कहलाती है जब वो वास्तविकता की मार झेल सके, और अनिश्चितताओं से भरा भविष्य हर किसी की वास्तविकता है। एक अच्छी योजना इस तथ्य को नहीं झुठलाती, बल्कि वो इसे अपनाती है और त्रुटियों के लिए स्थान बनाती है। जितना अधिक आप किसी योजना के विशिष्ट पहलुओं को वास्तविक होते देखना चाहते हैं, उतना ही क्षीण आपका आर्थिक जीवन हो जाता है। अगर आपकी बचत योजना में त्रुटियों के लिए इतना पर्याप्त स्थान है कि आप ये कह सकें कि अगर अगले 30 वर्षों तक मार्केट प्रतिफल 8% हो तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर ये प्रतिवर्ष 4% भी रहे तो भी मैं संभाल लूंगा, उतनी ही अधिक मूल्यवान आपकी योजना बन जाएगी। बहुत से निवेश इसीलिए असफल नहीं होते कि वो गलत थे, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसी परिस्थिति में बस काफी हद तक ठीक थे जहां चीजों को एकदम ठीक होने की आवश्यकता थी। त्रुटियों के लिए स्थान, जिसे अक्सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है, वित्त में सबसे अनप्रेडिक्टेड बल है। ये कई रूपों में पाया जाता है। एक इनएक्सपेंसिव बजट, फ्लेक्सिबल सोच, और एक लूज टाइम लाइन, कुछ भी जो आपको विभिन्न नतीजों के साथ सुखपूर्वक रहने दे। ये रूढ़िवादी होने से अलग है। रूढ़िवादी होने का मतलब जोखिम के एक निश्चित स्तर से दूर रहना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब जोखिम के एक स्तर पर अपनी सर्वाइवल की संभावना को बढ़ाकर सफल होने की संभाव्यता को बढ़ाना है। और इसका जादू कुछ ऐसा है कि जितनी अधिक आपकी सुरक्षा सीमा होगी, उतना ही कम अनुकूल परिणाम हासिल करने की आपकी अत्यावश्यकता। तीसरा, एक संतुलित व्यक्तित्व जो भविष्य को लेकर आशावादी हो, लेकिन भविष्य में पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली अड़चनों को लेकर आशंकित अत्यावश्यक है। आशावाद आमतौर पर इस धारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन ये परिभाषा अधूरी है।
विवेकपूर्ण आशावाद एक ऐसी धारणा है कि ऑड चीजें आपके पक्ष में हैं और चाहे बीच में कितनी भी विपत्ति का सामना करना पड़े, अंत में समय के साथ सब संतुलित होकर अच्छे परिणाम निकलेंगे। बल्कि आप ये जानते हैं, बीच में विपत्ति तो आएगी ही। आप इस बात को लेकर आशावादी हो सकते हैं कि लॉन्ग टर्म विकास की वक्र रेखा सही रूप से ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन समान रूप से अवगत भी कि अब और तब के बीच का रास्ता लैंडमाइन से भरा है और हमेशा भरा रहेगा। ये दो बातें परस्पर अनन्य नहीं हैं। ये अवधारणा के दीर्घकाल में कुछ उन्नत हो सकता है, भले ही शॉर्ट रन में हास्यास्पद लगे, ये सहज नहीं है, लेकिन जीवन में अधिकतर चीजें ऐसे ही काम करती हैं। 20 वर्ष की उम्र तक एक औसत व्यक्ति अपने मस्तिष्क के लगभग आधे साइनॉप्टिक कनेक्शंस खो देता है, जो 2 वर्ष की उम्र में उसके मस्तिष्क में थे। जैसे जैसे अप्रभावी और अनावश्यक तंत्रिका पथ साफ होते जाते हैं। लेकिन एक औसत 20 वर्षीय व्यक्ति एक औसत 2 वर्षीय बच्चे की तुलना में अधिक होशियार होता है। प्रगति के साथ विनाश न सिर्फ संभव है, बल्कि ये अधिकता से छुटकारा पाने का एक प्रभावी तरीका भी है। कल्पना कीजिए, अगर आप एक बच्चे के माता या पिता हैं और आप अपने बच्चे के मस्तिष्क के अंदर देख पाएं, हर सुबह आप पाएंगे कि बच्चे के मस्तिष्क में साइनैप्टिक कनेक्शंस कम होते जा रहे हैं। आप घबरा जाएंगे, आप कहेंगे ये ठीक नहीं है, यहाँ तो क्षति और विनाश हो रहा है, हमें व्यवधान की आवश्यकता है, हमें डॉक्टर से मिलना होगा। लेकिन आप ऐसा करते नहीं। जो आप देख रहे हैं वो प्रगति का आम रास्ता है। अर्थव्यवस्था, मार्केट और करियर भी इसी प्रकार के पथ पर चलते हैं, क्षति के बीच विकास। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पीरियड में क्या हुआ? आखिर कहां से शुरू करें? 9 बड़े युद्ध लड़ते हुए 1.3 बिलियन अमेरिकी मारे गए। कुल स्थापित की गई कंपनियों में से लगभग 99.9% बंद हो गईं। 4 यूएस राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई। मात्र 1 वर्ष में लगभग 6,75,000 अमेरिकी फ्लू और महामारी में मारे गए। 30 अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में से प्रत्येक में कम से कम 400 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। 33 मंदियां कुल मिलाकर 48 वर्ष तक चली। उन मंदियों में से किसी एक का भी पूर्वानुमान करने वालों की संख्या 0 रही। स्टॉक मार्केट में किसी हाल ही की ऊंचाई से कम 102 बार 10% से अधिक की गिरावट हुई। कम से कम 12 बार स्टॉक्स के मूल्यों में 1/3 की गिरावट आई। 20 अलग अलग वर्षों में वार्षिक इन्फ्लेशन 7% से पार हुई। गूगल के अनुसार आर्थिक निराशावाद ये शब्द कम से कम 29,000 बार समाचार पत्रों में छपा। इन 170 वर्षों में हमारा जीवन स्तर लगभग 20 गुना बढ़ा है, लेकिन मुश्किल से ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जिसमें निराशावाद के लिए ठोस कारण न हो। एक ऐसी मानसिकता जो असुरक्षित होने के साथ साथ आशावादी भी हो, उसे बनाए रखना कठिन है, क्योंकि चीजों को श्वेत और श्याम में देखना आसान है, बजाय सूक्ष्मांतर को समझने के। लेकिन दीर्घकालिक आशावाद का लाभ उठाने के लिए आपको लघु काल में असुरक्षित अनुभव करना आवश्यक है। जेसी लिवरमोर ने ये कठिन रूप से जाना। उन्होंने अच्छे दिनों को बुरे दिनों का अंत समझा। धनवान बनने के बाद उन्हें लगा कि धनवान बने रहना निश्चित था और वो अपराजेय थे। लगभग सब कुछ खो देने के बाद उन्होंने चिंतन करते हुए कहा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक सट्टेबाज के लिए घमंड से बचे रहने की सीख पाने के लिए कोई भी कीमत इतनी बड़ी नहीं है। बहुत से उत्कृष्ट व्यक्तियों की बड़ी असफलताएं सीधी घमंड से जोड़ी जा सकती हैं। ये एक महंगी बीमारी है, उन्होंने कहा, हर कहीं से लेकर हर किसी तक। अब आगे हम एक और पहलू देखेंगे, ये समझने के लिए कि आपदा के बीच प्रगति को समझना इतना कठिन क्यों है। बट आप जीते। आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले 30 वर्षों से दृढ़ता के साथ ये काम करता आ रहा हूँ। मुझे लगता है इसका साधारण गणित ये है कि कुछ परियोजनाएं काम करती हैं और कुछ नहीं करती। दोनों में से किसी की भी निंदा करने का कोई मतलब नहीं है, बस अगले की ओर बढ़ चलें। ब्रैड पिट एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड स्वीकार करते हुए। हीन्स बर्गवेन सन 1936 में नाजी जर्मनी छोड़कर भागे। वो अमेरिका में जाकर बस गए, जहां उन्होंने यूसी बर्कले में साहित्य का अध्ययन किया। किसी भी प्रकार से अपनी युवावस्था में उन्होंने कुछ खास होनहारी नहीं दिखाई, लेकिन सन 1990 के दशक तक बर्गवेन हर तरह से तब तक के सबसे अधिक सफल कला व्यापारी बन चुके थे। सन 2000 में
बर्गुइन ने अपने पिकासोस, बाक्स, प्लीज और मैटिसेस के महाकाय संग्रह का एक भाग जर्मन सरकार को 100 मिलियन यूरो से भी अधिक की कीमत में बेचा। ये इतना अच्छा सौदा था कि जर्मन सरकार ने इसे प्रभावी रूप से दान ही समझा। निजी मार्केट में उस संग्रह का मूल्य $1 बिलियन से भी अधिक था। एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी तादाद में उत्कृष्ट कलाकृतियों को एकत्रित कर सके, ये अद्भुत है। कला बहुत ही सब्जेक्टिव होती है। कोई भी जीवन की शुरुआत में इसका पूर्वानुमान कैसे लगा सकता था कि इस शताब्दी में आगे चलकर सबसे लोकप्रिय कृतियां कौन सी होंगी। आप कह सकते हैं कौशल, आप कह सकते हैं भाग्य। निवेश कंपनी हॉरिजन रिसर्च ने एक तीसरा स्पष्टीकरण भी दिया और ये निवेशकों के लिए काफी उपयुक्त है। महान निवेशकों ने बड़ी मात्रा में कला की खरीदारी की। कंपनी ने लिखा, संग्रहों का एक उपवर्ग बढ़िया निवेश सिद्ध हुआ और उन्हें पर्याप्त रूप से लंबे समय तक रोक कर रखा गया, जिससे पोर्टफोलियो प्रतिफल पोर्टफोलियो के सर्वश्रेष्ठ तत्वों के प्रतिफल पर कन्वर्ज हो सके। यही है जो होता है। महान कला व्यापारियों ने इंडेक्स फंड्स की तरह कार्य किया। वो जो कुछ भी खरीद सकते थे उन्होंने खरीदा और उन्होंने ये सब पोर्टफोलियो में खरीदा, ना कि अपनी पसंद के अनुसार एक एक कृति के रूप में। फिर उन्होंने बैठकर प्रतीक्षा की कुछ एक विजेताओं के उभरने की। बस यही है जो होता है। बर्गुइन की ही तरह किसी और द्वारा अक्वायर्ड कृतियों में से शायद 99% कम मूल्य की सिद्ध हुई हो, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अगर बाकी 1% किसी पिकासो जैसे कलाकार की कृतियां हों। बर्गुइन अधिकांश रूप से गलत हो सकते हैं और फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सही सिद्ध हो सकते हैं। व्यवसाय और निवेश में भी बहुत सी चीजें ऐसे ही काम करती हैं। लॉन्ग ट्रेल्स परिणामों के वितरण के सबसे दूर के अंत का वित्त में अद्भुत प्रभाव होता है, जहां घटनाओं की एक छोटी संख्या अधिकतर परिणामों के लिए इन्फ्लुएंशियल हो सकती है। ये समझना कठिन हो सकता है तब भी जबकि आप गणित समझते हो। ये बिल्कुल सहज नहीं है कि एक निवेशक आधा समय गलत हो और फिर भी समृद्धि प्राप्त कर ले। इसका मतलब ये है कि हम इस बात को कम आंकते हैं कि अनेक चीजों का असफल होना कितनी आम बात है और यही हमें ऐसा होने पर बड़ी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। स्टीमबोट विली ने वॉल्ट डिज्नी को एनिमेटर के रूप में प्रसिद्ध किया। व्यावसायिक सफलता अलग बात थी। डिज्नी का पहला स्टूडियो दिवालिया हो गया। उसकी फिल्मों का निर्माण भीषण रूप से महंगा था और चौंकाने वाली शर्तों पर फाइनेंस्ड। सन 1935 तक डिज्नी 400 कार्टून्स का निर्माण कर चुका था। उनमें से अधिकतर संक्षिप्त थे, अधिकतर दर्शकों के पसंदीदा थे और अधिकतर ने नुकसान उठाया। स्नो व्हाइट एंड 7 ड्वार्फ्स ने सब बदल कर रख दिया। सन 1938 के पहले 6 महीनों में उसने $8 मिलियन कमाए, जो कंपनी की पिछली किसी भी कमाई से एक परिणाम क्रम से अधिक था। इसने डिज्नी स्टूडियोज को रूपांतरित करके रख दिया। कंपनी का सारा ऋण चुका दिया गया। मुख्य कर्मचारियों को रुका हुआ बोनस मिल गया। कंपनी ने बुरबेंक में एक नया नवोन्नत स्टूडियो खरीदा, जहां ये आज भी स्थित है। एक ऑस्कर ने वॉल्ट को लोकप्रिय से पूर्णतया यशस्वी बना दिया। सन 1938 तक वो कई 100 घंटों की फिल्म का निर्माण कर चुके थे, लेकिन उद्योग की भाषा में स्नो व्हाइट के 83 मिनट ही थे जो मायने रखते थे। कुछ भी जो बड़ा, लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली है, एक उच्च घटना का परिणाम है। लाखों में से एक दूरस्थ घटना। और हमारा अधिकतर ध्यान ऐसी चीजों पर जाता है जो बड़ी, लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली हो। जब वो अधिकतर चीजें जिन पर हमारा ध्यान जाता है वो एक उच्च का परिणाम हो, तो इस बात को कम महत्व देना आसान हो जाता है कि वो कितनी दुर्लभ और शक्तिशाली हैं। कुछ टेल ड्रिवन उद्योग प्रत्यक्ष हैं। वेंचर कैपिटल को ही लीजिए। अगर कोई वीसी 50 निवेश करे तो वो संभवतः उनमें से आधे की असफलता की अपेक्षा करते हैं, 10 के काफी अच्छा करने की और 1 या 2 के बोनेंजा होने की, जो पूंजी के प्रतिफल के 100% का संचालन कर सके। एक बार निवेश कंपनी कोरिलेशन वेंचर्स ने आंकड़ों की संगणना की। सन 2004 से सन 2014 के बीच 21,000 से अधिक उद्यम वित्तीयन में से 65% का पैसा डूब गया। 2.5% निवेश ने 10 से 20 गुना के बीच कमाया। 1% ने 20 गुना से अधिक प्रतिफल कमाया। 0.5% 21,000 में से लगभग 100 कंपनियों ने 50 गुना से अधिक की कमाई की और यहीं से उद्योग का अधिकांश प्रतिफल आता है। आप सोचेंगे कि यही है जो वेंचर कैपिटल को इतना जोखिम भरा बना देता है, और वीसी में निवेश करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि ये जोखिम से भरा है। अधिकतर स्टार्टअप
असफल हो जाते हैं और विश्व में बस कुछ एक को ही महासफल होने का अवसर मिलता है। अगर आपको अधिक सुरक्षित, प्रिडिक्टेबल और अधिक स्थिर प्रतिफल चाहिए तो आपको बड़ी सार्वजनिक कंपनियों में निवेश करना होगा। ऐसा ही आप सोचते होंगे। याद रखिए, उच्च से ही सब संचालित होता है। बड़े सार्वजनिक स्टॉक में समय के अंतराल में सफलता का वितरण वेंचर कैपिटल से ज्यादा अलग नहीं है। अधिकतर सार्वजनिक कंपनियां बेकार हैं, कुछ अच्छा करती हैं और बहुत ही थोड़ी अद्भुत विजेता बन जाती हैं, जिनके हाथ में स्टॉक मार्केट का अधिकांश प्रतिफल होता है। जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने एक बार रसेल 3000 सूचकांक के लिए प्रतिफल का वितरण प्रकाशित किया, जो सन 1980 से सार्वजनिक कंपनियों का एक बड़ा विस्तृत समूह है। रसेल के सभी 3000 स्टॉक घटकों में से 40% ने कम से कम अपना 70% मूल्य गंवा दिया और इस अवधि में कभी उबर नहीं पाए। प्रभावी रूप से सूचकांक का कुल प्रतिफल 7% घटक कंपनियों से आया, जिन्होंने लगभग 2 मानक विचलन से बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसी अपेक्षा आप शायद वेंचर कैपिटल से करेंगे, लेकिन एक बोरिंग और डाइवर्सिफाइड इंडेक्स के अंदर यही होता है। सार्वजनिक कंपनियों के इस वर्चस्व से कोई भी उद्योग बचा नहीं है। आधे से ज्यादा सार्वजनिक प्रौद्योगिकी एवं टेलीकॉम कंपनियां अपना अधिकतर मूल्य खो देती हैं और फिर उबर नहीं पाती। यहाँ तक के पब्लिक यूटिलिटीज में भी असफलता की दर 10 में से 1 से अधिक है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आपको एक सार्वजनिक कंपनी और रसेल 3000 का सदस्य बनने के लिए सफलता का एक स्तर प्राप्त करना होगा। ये स्थापित संस्थाएं हैं, न कि कोई अविश्वसनीय स्टार्टअप। फिर भी अधिकतर का जीवन काल वर्षों में मापा जाता है, न कि पीढ़ियों में। इनमें से एक कंपनी का उदाहरण लेते हैं, कैरोल को। रसेल 3000 सूचकांक की एक पूर्व सदस्य। इसने सन 1980 और 90 के दशकों की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें रैम्बो की पहली 3 फिल्में, टर्मिनेटर 2, बेसिक इंस्टिंक्ट और टोटल रिकॉल शामिल है। कैरोल को सन 1987 में सार्वजनिक हो गई। उसे बहुत सफलता मिली और उसने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। सन 1991 में कैरोल को ने $500 बिलियन का मुनाफा कमाया, $400 मिलियन के मार्केट कैप के साथ, जो उस समय में बड़ी राशि थी, खास करके एक फिल्म स्टूडियो के लिए। और फिर वो असफल हो गई। ब्लॉकबस्टर फिल्में आनी बंद हो गई। कुछ बड़े बजट के प्रोजेक्ट्स असफल हो गए और सन 1990 के दशक के बीच तक पहुंचते पहुंचते कैरोल को बीता कल बन चुकी थी। सन 1996 में ये कंपनी दिवालिया हो गई, स्टॉक 0 पर चला गया और बात खत्म। एक विपत्तिपूर्ण घाटा, एक ऐसा घाटा जिसका सामना समय के साथ 10 में से 4 सार्वजनिक कंपनियां करती हैं। कैरोल की कहानी बताने लायक इसलिए नहीं है कि यह अनोखी है, बल्कि इसलिए कि यह बहुत आम है। ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। रसेल 3000 सन 1980 से लेकर अब तक 73 गुना से अधिक विकसित हो चुका है। ये एक शानदार प्रतिफल है, ये सफलता है। सूचकांक में 40% कंपनियां प्रभावी रूप से असफल थीं, लेकिन 7% घटक जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, वो बेकार कंपनियों की कमी पूरा करने के लिए बहुत थी। ठीक हीन्स वर्गुइन की तरह, लेकिन पिकासो और मैटीज के बजाय माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट के साथ। न सिर्फ कुछ कंपनियों के हाथ में मार्केट का अधिकतर प्रतिफल होता है, बल्कि उन कंपनियों के अंदर और उच्च घटनाएं होती हैं। सन 2018 में अमेज़न ने एक S&P 500 के प्रतिफल का 6% संचालित किया और अमेज़न की प्रगति लगभग पूरी तरह से प्राइम और अमेज़न वेब सेवाओं के कारण है, जो खुद में उस कंपनी की पुच्छ घटनाएं हैं, जिसने फायर फोन से लेकर ट्रैवल एजेंसी तक सैकड़ों उत्पादों के साथ प्रयोग किया है। सन 2018 में अमेज़न ने S&P 500 के प्रतिफल का 6% संचालित किया और अमेज़न की प्रगति लगभग पूरी तरह से प्राइम और अमेज़न वेब सेवाओं के कारण है, जो खुद में उस कंपनी की पुच्छ घटनाएं हैं, जिसने फायर फोन से लेकर ट्रैवल एजेंसी तक सैकड़ों उत्पादों के साथ प्रयोग किया है। सन 2018 में एप्पल लगभग 7% सूचकांक प्रतिफल के लिए उत्तरदायी था और ये अत्यधिक रूप से आईफोन से संचालित होता है, जो तकनीकी उत्पादों के संसार में उतना टेलवाई है जितना हो सकता है। और इन कंपनियों में कौन काम कर रहा है? गूगल की भर्ती स्वीकृति दर 0.2% है, फेसबुक की 0.1% है, एप्पल की लगभग 2% है। इसीलिए इन पुच्छ परियोजनाओं पर काम कर रहे लोग जो पुच्छ प्रतिफल को आगे बढ़ाते हैं, उनके करियर भी टेल करियर ही होते हैं।
ये अवधारणा कि कुछ चीजें अधिकतर परिणामों के लिए उत्तरदायी होती हैं, मात्र आपके निवेश पोर्टफोलियो की कंपनियों के लिए लागू नहीं होती। ये निवेशक के रूप में आपके आचरण का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेपोलियन ने सेना प्रवीण की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी: एक ऐसा आदमी जो एक आम कार्य को अंजाम दे सके जब उसके चारों तरफ सब व्याकुल हो रहे हों। निवेश में भी यही नियम लागू होता है। अधिकांश वित्तीय सलाह आज के बारे में होती है, आपको बिल्कुल अभी क्या करना चाहिए और आज खरीदने के लिए कौन से स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन अधिकतर समय आज उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। अपने जीवन काल में एक निवेशक के रूप में आप आज या कल या अगले सप्ताह जो निर्णय लेंगे वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे जितना वो जो आप उन थोड़े से दिनों में करेंगे, संभवतः कुल समय का 1% या उससे भी कम, जब आपके चारों तरफ सब लोग व्याकुल हो रहे हों। सोचिए, अगर आप हर महीने $1 बचाएं तो सन 1900 से लेकर सन 2019 के बीच कितनी बचत करेंगे? आप वो $1 हर महीने यूएस स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, फिर चाहे बारिश हो या धूप। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अर्थशास्त्री किसी निकट मंडराती मंदी या नए बियर मार्केट के लिए शोर मचा रहे हों, आप बस निवेश कर रहे हैं। एक निवेशक जो ऐसा कर रहा है उसे सू नाम दे देते हैं। लेकिन शायद मंदी के दौरान निवेश करना बहुत डरावना लगे, तो जब अर्थव्यवस्था मंदी में न हो तब आप अपना $1 स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। महामंदी के समय सब बेच देंगे और अपने मासिक डॉलर की नकद के रूप में बचत करेंगे, और जब महामंदी खत्म होगी तो आप फिर से सब कुछ वापस स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। इस निवेशक को हम जिम कहेंगे। या फिर मंदी का डर मन में बैठने में आपको कुछ महीने लगते हैं और फिर आत्मविश्वास जुटाकर वापस मार्केट की ओर जाने में कुछ और समय लगता है। जब मंदी ना हो तो आप स्टॉक्स में $1 निवेश करते हैं, मंदी शुरू होने के 6 महीने बाद बेच देते हैं और मंदी खत्म होने के 6 महीने बाद वापस निवेश करते हैं। आपको हम टॉम कहेंगे। समय के एक अंतराल के बाद इन 3 निवेशकों के पास कितना पैसा होगा? सू के पास $4,35,551 होंगे, जिम के पास $2,57,386 हैं और टॉम के पास $2,34,476 हैं। सू 1 मील के अंतर से जीत जाती है। सन 1900 से 2019 के बीच 1,428 महीने थे, उनमें से 300 से कुछ अधिक मंदी के दौरान थे, तो सिर्फ 22% समय के दौरान अपना धैर्य बनाए रखने से, जब अर्थव्यवस्था महामंदी में या उसके निकट थी, सू ने जिम और टॉम के मुकाबले 3/4 अधिक राशि पाई। अब एक हाल ही का उदाहरण लें। देर सन 2008 या शुरुआती सन 2009 के कुछ महीनों में एक निवेशक के रूप में आपका जैसा आचरण रहा, वो आपके आजीवन प्रतिफल को अधिक प्रभावित करेगा, उस सब की तुलना में जो आपने सन 2000 से सन 2008 तक किया। विमान चालकों पर एक पुराना चुटकुला है कि उनका काम घंटे दर घंटे बोरियत का है, बस बीच में सरासर दहशत के कुछ लम्हों के अलावा। निवेश में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक निवेशक के रूप में आपकी सफलता इस बात से निर्धारित होगी कि आप बीच में आने वाले उन दहशत के लम्हों में कैसे रिएक्शन देते हैं, न कि गाड़ी को नियंत्रण में रखने के लिए बिताए वर्षों से। एक प्रतिभावान निवेशक वो पुरुष या महिला है जो उस समय में औसत कार्य कर सके जब उसके चारों तरफ सब व्याकुल हुए जा रहे हों। सारा संचालन उच्च के द्वारा ही होता है। जब आप ये मान लेते हैं कि व्यवसाय, निवेश और वित्त में सब संचालन पुच्छ द्वारा ही होता है, आप समझ जाते हैं कि बहुत सी चीजों का गलत हो जाना, टूटना, असफल होना या गिरना सामान्य बात है। अगर आप स्टॉक अच्छी तरह चुनना जानते हैं, शायद आप आधी बार ठीक होंगे। अगर आप एक अच्छे बिजनेस लीडर हैं, तो शायद आपके आधे उत्पाद और स्ट्रैटेजी आइडियाज काम करेंगे। अगर आप एक अच्छे निवेशक हैं, तो आपके अधिकतर वर्ष बस ठीक ठाक होंगे और बहुत से खराब होंगे। अगर आप एक अच्छे कर्मी हैं, तो आप कई प्रयासों और आजमाइशों के बाद सही क्षेत्र में सही कंपनी में स्थान प्राप्त कर लेंगे, और वो भी तब जब आप अच्छे हों। पीटर लिंच हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ निवेशकों में से एक हैं। अगर आप इस व्यवसाय में शानदार हैं, तो आप 10 में से 6 बार सही होंगे, उन्होंने एक बार कहा था। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको हर बार निपुण होना आवश्यक है, उदाहरण के लिए विमान उड़ाना, और फिर ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आपको कम से कम हर बार काफी अच्छा होना जरूरी है, जैसे कि एक रेस्तरां का बावर्ची। निवेश, व्यवसाय और वित्त इन क्षेत्रों की तरह नहीं है।
एक ऐसी बात जो मैंने निवेशकों और उद्योगपतियों से सीखी है वो ये कि कोई भी हमेशा अच्छे निर्णय नहीं लेता। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति ऐसी खराब योजनाओं से भरे होते हैं जिन पर वो प्रायः अमल भी कर बैठते हैं। अमेज़न को ही लीजिए। ये सोचना बिल्कुल सहज नहीं है कि किसी बड़ी कंपनी में एक असफल प्रोडक्ट लॉन्च सामान्य और ठीक होगा। स्वभावतः आप सोचेंगे कि सीईओ को शेयर धारकों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सीईओ जेफ बेजोस ने कंपनी के फायर फोन के दुर्भाग्यपूर्ण लॉन्च के कुछ ही देर बाद कहा, अगर आप सोचते हैं कि ये एक बड़ी असफलता है, हम फिलहाल इससे भी बड़ी कई असफलताओं पर काम कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनके सामने फायर फोन एक छोटे ब्लिप जैसा नजर आएगा। अमेज़न के लिए फायर फोन पर इतना घाटा ठीक है क्योंकि इसका भुगतान अमेज़न वेब सर्विसेज जैसी किसी सेवा से हो जाएगा जिससे खरबों डॉलर की आय होती है। पुच्छ द्वारा किया गया बचाव। नेटफ्लिक्स सीईओ रीड हेस्टिंग्स ने एक बार घोषित किया कि उनकी कंपनी कई बड़े बजट के प्रोडक्शन रद्द कर रही है। उन्होंने कहा, हमारा हिट रेशियो फिलहाल बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा कंटेंट टीम को पुश करता रहता हूँ, हमें और जोखिम उठाना होगा। आपको असाधारण चीजें करनी चाहिए क्योंकि कुल मिलाकर हमारा कैंसिल रेट ज्यादा होना चाहिए। ये ना तो भ्रम है और ना ही उत्तरदायित्व की हार। ये इस बात की स्मार्ट एक्नॉलेजमेंट है कि किस प्रकार पुच्छ द्वारा सफलता का संचालन होता है। हर अमेज़न प्राइम या ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक के लिए आप निश्चय ही जानते हैं कि कुछ असफलताएं भी झेलनी होंगी। इस बात के स्वाभाविक न प्रतीत होने का एक कारण ये भी है कि अधिकतर क्षेत्रों में हम बस तैयार उत्पाद को देखते हैं, इस घाटे को नहीं जिसने पुच्छ सफलता उत्पाद को आगे बढ़ाया। जिस क्रिस रॉक को मैं टीवी पर देखता हूँ वो हास्यप्रद और फ्लॉलेस है। वो क्रिस रॉक जो हर साल दर्जनों छोटे क्लबों में अभिनय करता है, वो बस ठीक ठाक है। ऐसा ही होता है। कोई भी निपुण हास्य अभिनेता पहले से ये नहीं जान सकता कि कौन से चुटकुले बढ़िया तौर पर बाहर आएंगे। हर बड़ा हास्य अभिनेता बड़े स्थलों में प्रदर्शन करने से पहले छोटे क्लबों में अपने काम की परख करता है। रॉक से एक बार पूछा गया कि क्या वो छोटे क्लबों की कमी महसूस करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, जब मैं कोई दौरा शुरू करता हूँ ऐसा नहीं है कि मैं सीधे अखाड़े में उतर जाता हूँ। इस पिछले दौरे से पहले मैंने न्यू ब्रंसविक में स्ट्रेस फैक्ट्री नाम की एक जगह में प्रदर्शन किया। दौरे के लिए तैयार होने के लिए मैंने लगभग 40 से 50 शोज किए। एक समाचार पत्र ने इन छोटे क्लबों के सेशंस को प्रकाशित किया। इसमें बताया गया कि किस प्रकार रॉक अपने नोट्स के पन्ने पलटते और बीच में अटक जाते। मुझे इनमें से कुछ चुटकुले हटाने होंगे, उन्होंने रिहर्सल्स के बीचों बीच कहा। वो बढ़िया चुटकुले जो मैं नेटफ्लिक्स पर देखता हूँ वो पुच्छ हैं जो सैकड़ों प्रयासों के ब्रह्मांड से निकल कर आए हैं। निवेश में भी कुछ ऐसा ही होता है। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति या औसत वार्षिक प्रतिफल जानना आसान है, या फिर उनके सर्वश्रेष्ठ सबसे उल्लेखनीय निवेश। वो खुले तौर पर उपलब्ध हैं और उन्हीं के बारे में लोग बात भी करते हैं। हर वो निवेश जो उन्होंने अपने करियर में किया उसका हिसाब लगाना बहुत कठिन है। कोई भी बेकार चयन, खराब व्यवसाय और बुरे अर्जन के बारे में बात नहीं करता, लेकिन वो बफेट की कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। वो पुच्छ संचालित प्रतिफल का दूसरा छोर हैं। सन 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर सभा में वॉरेन बफे ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में 400 से 500 स्टॉक्स रखे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 पर ही अपना अधिकतर पैसा कमाया। चार्ली मुंगेर ने कहा, अगर आप बर्कशायर के कुछ शीर्ष निवेशों को हटा दे, इसका लॉन्ग टर्म पिछला इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड बहुत ही औसत है। जब हम किसी प्रेरणा स्रोत व्यक्ति की सफलताओं पर खास ध्यान देते हैं तो हम ये नजरअंदाज कर देते हैं कि उनकी सफलताएं उनके कार्यों के एक छोटे प्रतिशत के कारण हैं। इस कारण हम अपनी खुद की असफलताओं, हानियों और विघ्नों के चलते ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन ये संभव है कि हम गलत हों या फिर लगभग सही, जैसा कि अक्सर विशेषज्ञ होते हैं। हो सकता है कि जब वो सही थे तो अधिक सही रहे हों, लेकिन ये भी संभव है कि वो उतनी ही बार गलत भी रहे हों जितना कि आप। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि जब आप सही हैं तो आप कितना धन कमा रहे हैं और जब गलत हैं तो कितना नुकसान उठा रहे हैं। आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आकाशगंगा में 100 बिलियन ग्रह हैं और जितना हम जानते हैं सिर्फ एक पर ही बुद्धिमत्ता पूर्ण जीवन मौजूद है। ये तथ्य कि आप ये किताब सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये उस सबसे लंबी पुच्छ का परिणाम है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और ये एक खुश होने की बात है।
अब आगे देखते हैं कि कैसे धन संपत्ति आपको और अधिक खुश कर सकती है। स्वतंत्रता। अपने समय पर नियंत्रण पाना संपत्ति द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा लाभांश है। समृद्धि का उच्चतम रूप हर सुबह उठकर ये कहने की क्षमता है, आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। लोग खुशी पाने के लिए धनवान बनना चाहते हैं। सुख एक जटिल विषय है क्योंकि सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन सुख का अगर कोई कॉमन डिनोमिनेटर है तो वो है आनंद का एक यूनिवर्सल फ्यूल। वो ये कि लोग अपने जीवन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने समय तक ऐसा कर पाने की क्षमता अमूल्य है। ये सबसे बड़ा डिविडेंड है जो संपत्ति से मिलता है। एंगस कैंपबेल मिशिगन विश्वविद्यालय में एक साइकोलॉजिस्ट थे। वो सन 1990 में जन्मे थे और उन्होंने ऐसे समय में रिसर्च किया जब साइकोलॉजी प्रभावशाली रूप से उन विकारों पर केंद्रित हुआ करती थी जो लोगों को धराशायी कर देते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया। कैंपबेल जानना चाहते थे कि लोगों को किससे खुशी मिलती है। सन 1981 में छपी उनकी किताब द सेंस ऑफ वेल बीइंग इन अमेरिका ये कहते हुए शुरू होती है कि जितना बहुत से साइकोलॉजिस्ट मानते हैं, आमतौर पर लोग जीवन में उससे ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से अन्य लोगों से बेहतर नजर आ रहे थे और आप उन्हें आवश्यक रूप से इनकम या ज्योग्राफी या फिर शिक्षा के आधार पर कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी वर्गों में बहुत से लोग बहुत दुखी पाए जाते हैं। सुख का सबसे शक्तिशाली कॉमन डिनोमिनेटर सरल था। कैंपबेल ने खुलासा किया, अपने जीवन पर नियंत्रण की एक स्ट्रॉन्ग अनुभूति सुख की सकारात्मक भावनाओं का अधिक डिपेंडेबल प्रेडिक्टर है, बजाय जीवन की उन ऑब्जेक्टिव कंडीशंस के जिन पर हमने गौर किया है। आपके वेतन से अधिक, आपके घर के आकार से अधिक, आपके काम की प्रतिष्ठा से अधिक, आप क्या करना चाहते हैं, कब, किन लोगों के साथ, इस पर नियंत्रण सबसे बड़ा लाइफस्टाइल वेरिएबल है जो लोगों को सुख प्रदान करता है। संपत्ति का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य जो इससे अधिक बयान नहीं किया जा सकता, आपको आपके समय पर नियंत्रण प्रदान करने की क्षमता देता है। थोड़ा थोड़ा करके स्वतंत्रता और ऑटोनॉमी का एक स्तर प्राप्त करना जो अपस्पेंट संपत्ति से मिलता है और जो आपको इस बात पर अधिक नियंत्रण देता है कि आप क्या कर सकते हैं और कब। संपत्ति की एक छोटी राशि का मतलब है उन दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने की क्षमता जब आप बीमार हों, बिना अपना बैंक खाली किए। थोड़ी और राशि का मतलब है नौकरी गंवा देने के बाद एक अच्छी नौकरी हाथ लगने की प्रतीक्षा करना, बजाय इसके के सामने आने वाली पहली नौकरी लेना पड़े। ये जिंदगी बदल सकता है। 6 महीने के इमरजेंसी एक्सपेंसेस का मतलब है अपने बॉस से डर कर ना रहना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ समय लेकर नई नौकरी ढूंढनी पड़े तो भी आप बर्बाद नहीं होंगे। इससे अधिक संपत्ति का मतलब है कम वेतन लेकिन फ्लेक्सिबल समय वाली नौकरी चुनने की क्षमता, शायद जिसमें ऑफिस आने जाने में कम समय लगता हो, या फिर किसी मेडिकल आपातकाल से निपटने की क्षमता बिना इस बात की चिंता किए कि आप उसका खर्च कैसे चुकाएंगे। फिर रिटायरमेंट लेना जब आप चाहते हो, न कि जब आपको रिटायर होना पड़े। अपनी संपत्ति को समय और विकल्पों को खरीदने के लिए प्रयोग करने का जो जीवन शैली लाभ है, उसका मुकाबला शायद ही कुछ लग्जूरियस वस्तुएं कर सकती हैं। अपने कॉलेज के दिनों में मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहता था। कारण सिर्फ एक था, वो पैसा बहुत कमाते हैं। बस यही एक प्रबल प्रेरणा थी और मुझे 100% विश्वास था कि जब मैं ये पालूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अपने जूनियर वर्ष में लॉस एंजलिस के एक निवेश बैंक में मैंने एक समर इंटर्नशिप प्राप्त कर ली और मुझे लगा कि मानो करियर में मेरी लॉटरी लग गई। यही तो मैं हमेशा से चाहता था। अपने पहले ही दिन में मैं जान गया कि इन्वेस्टमेंट बैंकर इतना पैसा कैसे कमाते हैं। जितना मुझे लगता था कि मनुष्य झेल सकते हैं, वो उससे कहीं ज्यादा लंबे और नियंत्रित समय के लिए काम करते हैं। वास्तव में अधिकतर लोग ये झेल नहीं सकते। आधी रात से पहले घर जाना लग्जरी समझा जाता था और ऑफिस में ये कहावत थी, अगर आप शनिवार को काम पर नहीं आते हैं तो रविवार को लौट कर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये नौकरी इंटेलेक्चुअल रूप से उत्तेजक थी, वेतन भी अच्छा देती थी और मुझे महत्वपूर्ण होने का एहसास भी कराती थी। लेकिन मेरे समय का हर एक क्षण मेरे बॉस की मांगों का गुलाम बनकर रह गया था, जो इसे मेरे जीवन का सबसे दुखी अनुभव बनाने के लिए काफी था। इंटर्नशिप 4 महीने की थी, मैं सिर्फ 1 महीने टिक पाया। यहाँ सबसे कठिन बात यह थी कि मुझे ये काम बहुत पसंद था
और मैं कड़ी मेहनत भी करना चाहता था, लेकिन जो आपको इतना पसंद हो उसे एक ऐसे शेड्यूल के अनुसार करना जिस पर आपका कोई नियंत्रण ही ना हो, वो ठीक वैसा ही महसूस हो सकता है जैसे कोई ऐसा काम करना जो आपको एकदम नापसंद हो। इस भावना का एक नाम है, साइकोलॉजिस्ट्स इसे रिएक्टेंस कहते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक मार्केटिंग प्रोफेसर जोनाह बर्जर ने इसे इस प्रकार समराइज किया। लोग ये महसूस करना पसंद करते हैं कि नियंत्रण उनके हाथ में है, वो चालक की गद्दी पर हैं। जब हम उनसे कुछ करवाने का प्रयास करते हैं तो वो डिसएम्पावर्ड अनुभव करते हैं, ये महसूस करने के बजाय कि उन्होंने खुद कोई विकल्प चुना। उन्हें लगता है कि हमने उनके लिए चुनाव किया, तो वो या तो ना कह देते हैं या फिर कुछ और करते हैं, तब भी अगर मौलिक रूप से उन्होंने खुशी खुशी वही विकल्प चुना होता। जब आप ये मान लेते हैं कि ये कथन कितना सच है, आप समझ सकते हैं कि संपत्ति को ऐसे जीवन के साथ अलाइन करने में अद्भुत प्रतिफल मिलता है जिसमें आप वो कर सकें जो आप चाहें, जब आप चाहें, जिसके साथ चाहें, जहां आप चाहें और जब तक आप चाहें। एक सफल उद्योगपति डेरिक सिवर्स ने एक बार एक मित्र के बारे में लिखा जिसने उनसे उनके धनवान बनने की कहानी के बारे में पूछा था। मैनहट्टन में मेरे पास एक नौकरी थी जिससे मैं $20,000 प्रतिवर्ष कमाता था, लगभग मिनिमम मजदूरी। न मैंने कभी बाहर खाना खाया, न ही कभी टैक्सी में बैठा। मेरे रहन सहन का कुल खर्च $1,000 प्रति माह था और मेरी मासिक आय $1,800 थी। मैंने 2 साल तक ये नौकरी की और $12,000 बचाए। तब मैं 22 वर्ष का था। जब मेरे पास $12,000 थे तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूरे समय के लिए म्यूजिशियन बन सकता था। मैं जानता था कि हर महीने मुझे कुछ काम मिल जाएगा जिससे मेरे रहन सहन का खर्च निकल जाएगा, इसीलिए मैं आजाद था। मैंने 1 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी दोबारा नौकरी नहीं की। जब मैंने अपने दोस्त को ये कहानी सुनाई तो उसने पूछा, आगे क्या हुआ? मैंने कहा, नहीं, कहानी बस इतनी ही है। उसने कहा, नहीं, जब तुमने अपनी कंपनी बेची तो उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा, उससे मेरी जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया, उससे बस मेरे बैंक में अधिक राशि आई। बदलाव तब आया जब मैं 22 वर्ष का था। विश्व के इतिहास में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे समृद्ध राष्ट्र है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ के नागरिक औसतन 1950 की तुलना में अधिक खुश हैं, जब समृद्धि और आय काफी कम थी, मीडियम लेवल पर थी। इन्फ्लेशन के अनुसार एडजस्ट होने के बाद सन 2019 में 140 देशों में 1,50,000 लोगों पर किए गए एक गैलप पोल में पाया गया कि 45% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफी चिंता का अनुभव किया। ग्लोबल औसत 39% था। 55% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफी तनाव का अनुभव किया। बाकी विश्व के लिए 35% ने ऐसा कहा। जो यहाँ देखा गया उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बड़ी और बेहतर वस्तुएं खरीदने में लगा दिया, लेकिन साथ ही हमने अपने समय पर अधिक नियंत्रण भी गंवा दिया है, और ये दोनों ही उत्तम रूप से एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। सन 1955 में इन्फ्लेशन से एडजस्ट होकर मीडियन फैमिली आय $29,000 थी। सन 2019 में ये $62,000 से कुछ अधिक थी। हमने उस संपत्ति का एक ऐसा जीवन जीने के लिए इस्तेमाल किया है जिसकी सन 1950 के दशक में कोई मीडियन परिवार भी कल्पना नहीं कर सकता था। एक मीडियन अमेरिकी घर सन 1950 में 983 वर्ग फुट से सन 2018 में 2,436 वर्ग फुट का हो चुका है। एक औसत अमेरिकी घर में अब रहने वालों की संख्या से ज्यादा बाथरूम्स हैं। हमारी कारें अधिक तेज और एफिशिएंट हैं। हमारे टीवी अधिक सस्ते और शार्प हैं। लेकिन हमारे समय के साथ जो हुआ है वो प्रगति के जैसा नहीं दिखाई पड़ता, और इसका कारण काफी हद तक हम में से अधिकांश लोगों के रोजगार का स्वभाव है। जॉन डी रॉकफेलर अपने समय के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे। साथ ही वो एक एकांतवासी भी थे और अपना अधिकतर समय अकेले बिताना पसंद करते थे। वो बहुत कम बात करते, जानबूझकर खुद को दुर्गम बनाए रखते, और जब किसी की ओर उनका ध्यान जाता तो भी चुप रहते। एक रिफाइनरी कर्मचारी जो कभी कभार उनकी बात सुनता था, उसने एक बार बताया, वो बाकी सबको बात करने देते हैं और खुद बस बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कहते। जब बैठकों में उनसे उनकी खामोशी के बारे में पूछा जाता तो रॉकफेलर अक्सर ये कविता पढ़कर सुना देते। एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू रहता था बलूत के पेड़ पर। जितना ज्यादा वो देखता उतना ही कम बोलता, जितना कम वो बोलता उतना ही ज्यादा सुनता।
हम सब उस उल्लू के जैसे क्यों नहीं हैं आखिर? रॉकफेलर काफी अजीब थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा पता लगाया जो अब लाखों करोड़ों कर्मियों पर लागू होता है। रॉकफेलर का काम कुएं खोदना, रेलगाड़ियों में सामान भरना या बैरल ढोना नहीं था। उनका काम सोचना और अच्छे निर्णय लेना था। रॉकफेलर का प्रोडक्ट, उनका डिलीवरेबल, वो नहीं था जो वो अपने हाथों से या फिर अपने शब्दों से करते थे। उनका प्रोडक्ट वो था जिसे वो अपने मस्तिष्क में सोचा करते थे। इसीलिए वो अपना अधिकांश समय और ऊर्जा वही लगाते थे। दिन भर चुपचाप बैठे रहना भले ही अधिकतर लोगों को आराम जैसा दिखता हो, लेकिन इस समय में वो लगातार अपने मस्तिष्क में काम पर लगे रहते थे और समस्याओं के समाधान ढूंढते रहते थे। यह उनके समय में यूनिक था। रॉकफेलर के समय में लगभग सभी काम हाथ से किए जाते थे। सन 1870 में इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट गार्डन के अनुसार 46% रोजगार कृषि संबंधी था और 35% क्राफ्ट संबंधी और निर्माण संबंधी। कुछ व्यवसाय कर्मी के मस्तिष्क पर निर्भर करते थे। आप सोचते नहीं, आप मजदूरी किया करते थे बिना अवरोध के, और आपका काम विजिबल और टेंजिबल हुआ करता था। आज ये पलट चुका है। अब 38% रोजगार मैनेजर, अधिकारियों और व्यवसायियों के रूप में पदांकित है। ये निर्णयन कार्य है। अन्य 41% सेवा कार्य हैं जो अक्सर आपके विचारों पर भी उतना ही निर्भर करते हैं जितना आपके काम पर। हम में से अधिकतर के पास ऐसा रोजगार है जो सन 1950 के किसी मैन्युफैक्चरिंग वर्कर के बजाय रॉकफेलर के काम से अधिक मेल खाता है, जिसका मतलब ये है कि हमारा दिन फैक्ट्री से निकलने के बाद खत्म नहीं होता। हम लगातार अपने दिमाग में काम करते रहते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि काम कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आपका काम कार निर्माण का है, तो जब आप असेंबली लाइन में ना हो, आप कुछ अधिक नहीं कर सकते। आप काम से अलग होकर अपने टूल्स फैक्ट्री में छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग अभियान बनाने का है, एक विचार आधारित और निर्णयन कार्य, आपका टूल आपका मस्तिष्क है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। आप आवाजाही के समय, खाना बनाते समय, अपने बच्चों को सुलाते समय और व्याकुल होकर सुबह 3 बजे नींद से जगने के समय अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहेंगे। आप शायद सन 1950 के मुकाबले कम घंटों के लिए काम कर रहे हो, लेकिन लगता यह है कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं। द अटलांटिक के डेरेक थॉमसन ने एक बार इसे कुछ इस तरह प्रस्तुत किया। अगर 21वीं सदी का ऑपरेटिंग उपकरण एक पोर्टेबल डिवाइस है, तो इसका मतलब यह है कि आधुनिक फैक्ट्री जैसी कोई जगह ही नहीं है। यह अपने आप में पूरा दिन ही है। कंप्यूटर युग ने प्रोडक्टिविटी के टूल्स को ऑफिस से रिहा कर दिया है। अधिकतर ज्ञान कार्यकर्ता जिनके लैपटॉप और स्मार्टफोन पोर्टेबल ऑल पर्पस मीडिया मेकिंग मशीनें हैं, वो थियोरेटिकल रूप से अपने मुख्य ऑफिस में दोपहर के 2 बजे भी उतने ही उत्पादक हो सकते हैं जितना कि टोक्यो वीक वर्क में सुबह के 2 बजे या फिर आधी रात को सोफे पर। पिछली पीढ़ियों की तुलना में अपने समय पर नियंत्रण क्षीण हो चला है, और चूंकि समय पर नियंत्रण सुखी होने के लिए मुख्य रूप से प्रभावकारी है, इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग पहले के मुकाबले अधिक समृद्ध होने के बावजूद ज्यादा खुश महसूस नहीं करते। इसके लिए हम आखिर करें तो क्या करें? इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है। इसके लिए पहला कदम ये समझना है कि लगभग सभी लोगों को किससे खुशी मिलती है और किससे नहीं। जरा विज्ञानी कार्ल पिलेमर ने अपनी किताब 30 लेसन्स फॉर लिविंग में लगभग 1000 वृद्ध अमेरिकियों का साक्षात्कार किया, ये जानने के लिए कि उनके दशकों के जीवन अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है। एक ने भी, 1000 में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि सुखी होने के लिए आपको उतनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए जितनी आप कर सकें, ताकि आप पैसा कमा सकें जिससे आप वो सब खरीद सकें जो आप चाहते हैं। एक ने भी, 1000 में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि कम से कम अपने इर्द गिर्द के लोगों जितना समृद्ध होना महत्वपूर्ण है, या फिर अगर आपके पास उनसे अधिक है तो आप रियलिटी में सफल हैं। एक ने भी, 1000 में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि आपको अपना रोजगार, अपने भविष्य को अर्निंग पावर के आधार पर चुनना चाहिए। उन्होंने जिन बातों को महत्व दिया वो थी घनिष्ठ मित्रता, खुद से बड़े उद्देश्य का हिस्सा होना, अपने बच्चों के साथ बढ़िया अनस्ट्रक्चर्ड समय बिताना। आपके बच्चे आपका पैसा नहीं चाहते, या वो जो आपके पैसे से खरीदा जा सकता है, जितना वो आपको चाहते हैं। खासतौर से वो चाहते हैं कि आप उनके साथ हों। पिलेमर ने लिखा, इसे उन लोगों से ले जो हर चीज से गुजरे हैं। अपने समय को नियंत्रित करना हाईएस्ट डिविडेंड है जो पैसा चुका सकता है। अब सबसे कम डिविडेंड वाले पैसों पर एक छोटा सा चैप्टर।
कार में बैठे आदमी का विरोधाभास। कोई भी आपकी संपत्ति से इतना प्रभावित नहीं है जितना आप खुद हैं। वैलेट होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको सबसे बढ़िया कारें चलाने का मौका मिलता है। अतिथि फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस चलाकर आए थे, एकदम कुलीन वर्ग। मेरा हमेशा का सपना था कि मेरे पास भी ऐसी एक कार हो, क्योंकि ये मैं ऐसा सोचता था कि दूसरों को बहुत दृढ़ता से संकेत देता है कि आप वहां पहुंच चुके हैं, आप होशियार हैं, आप अमीर हैं, आपकी रुचि गजब की है, आप महत्वपूर्ण हैं। मेरी तरफ देखिए। विडंबना यह है कि मैं शायद ही कभी उन्हें देखता था, चालकों को। जब आप किसी को अच्छी कार चलाते देखते हैं तो शायद ही कभी आप सोचते हो, वाह जो गाड़ी चला रहा है कितना गजब है। बल्कि आप सोचते हैं, वाह अगर वो कार मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना गजब समझते। चाहे ये सबकॉन्शियस मन में हो या नहीं, लोग सोचते ऐसा ही हैं। यहाँ एक विरोधाभास है। लोग संपत्ति की चाह रखते हैं जिससे वो औरों को जता सकें कि उन्हें पसंद किया जाए और उनकी प्रशंसा की जाए। लेकिन वास्तविकता में वो लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से चूक जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो संपत्ति को प्रशंसनीय नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वो आपकी संपत्ति को खुद अपनी प्रशंसा की लालसा के बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो पत्र मैंने अपने बेटे के जन्म के बाद लिखा, उसमें लिखा था, तुम सोचोगे कि तुम्हें एक महंगी कार चाहिए, एक बढ़िया घड़ी और एक बड़ा घर, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं ऐसा नहीं है। जो तुम्हें चाहिए वो है दूसरों से मिलने वाला सम्मान और प्रशंसा, और तुम्हें ऐसा लगता है कि महंगा सामान खरीदने से वो तुम्हें मिल जाएगा। आमतौर पर ये ऐसे कभी नहीं मिलता, खासकर उन लोगों से जिनसे सम्मान और प्रशंसा तुम पाना चाहते हो। मैंने ये एक वैलेट का काम करते हुए सीखा जब मैंने उन सब लोगों के बारे में सोचना शुरू किया जो फरारी में बैठकर होटल में आते थे और मुझे टकटकी लगाकर घूरते हुए पाते थे। वो जहां भी जाते थे लोग उन्हें ऐसे ही ताकते होंगे और मुझे विश्वास है कि उन्हें ये अच्छा लगता होगा। मुझे विश्वास है उन्हें अपनी प्रशंसा भाती होगी। लेकिन क्या उन्हें पता था कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं और मैं उन पर ध्यान भी नहीं देता था? क्या वो जानते थे कि मैं तो बस कार को देखा करता था और खुद चालक की सीट पर बैठे होने की कल्पना किया करता था? क्या उन्होंने ये सोचकर फरारी खरीदी कि इससे उन्हें प्रशस्ति प्राप्त होगी, बिना ये सोचे कि मैं और संभवतः अधिकतर दूसरे लोग जो उनकी कार से प्रभावित हैं, लेकिन उनके यानी कि चालक के बारे में वो पल भर के लिए नहीं सोचते? क्या ये अवधारणा उन बड़े घरों में रहने वालों पर भी लागू होती है? निश्चित रूप से। जवाहरात और कपड़े, हाँ, ये एक सटल रिकॉग्निशन है कि लोग अक्सर दूसरों से सम्मान और प्रशंसा पाने की कामना रखते हैं और पैसों से बढ़िया सामान खरीदकर जितना आप उम्मीद करते हैं आपको उतना सम्मान और प्रशंसा नहीं मिलते। अगर आपका ध्येय सम्मान और प्रशंसा अर्जित करना है तो ध्यान रखिए कि आप ये किस प्रकार करते हैं। विनम्रता, दया और संवेदना से आपको अधिक सम्मान मिलेगा बजाय हॉर्स पावर के। फरारी को लेकर हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। तेज कारों के विरोधाभास के बारे में एक और कहानी अगले चैप्टर में है।